गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड से सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इस पेपर से एक विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है सप्तांग सिद्धांत, यानी सप्तांग थ्योरी बाय कौटिल्य। तो सप्तांग सिद्धांत के अलावा हमें इस सिलेबस से टोटल 2 थ्योरीज पढ़नी है कौटिल्य की। कौटिल्य को परिभाषित करना जरूरी है। दरअसल लोगों में भ्रम हो जाता है, विष्णुगुप्त, चाणक्य एवं कौटिल्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। तो अगर आपको कहीं ऐसे मिलता है कि विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, तो आप घबराइएगा नहीं, ये बेसिकली तीनों एक व्यक्ति का नाम है। और कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का जो हमें पढ़ना है, इसके बारे में जब हम शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले हम एक मोटा मोटी आपको उसका निचोड़ बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से राज्य के लिए राजनीति विज्ञान में प्रमुख 4 या 5 अंगों की चर्चा की गई है, उसी तरह से वो आधुनिक व्याख्या है। प्राचीन कालीन इतिहास में आचार्य कौटिल्य के द्वारा राज्य के लिए 7 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। इन 7 महत्वपूर्ण अंगों का जो उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की है और उनके योगदानों और उनके कार्यों के बारे में जो वर्णन किया है, उसी की चर्चा हम अपने इस अध्याय में करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सप्तांग राज्य की अवधारणा प्राचीन भारत में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्राचीन हिंदू राज्य शास्त्र के आचार्यों ने राज्य के विभिन्न तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। राज्य के इन तत्वों में इसके सावयवी तथ्यों का भी उल्लेख प्राचीन हिंदू राज्य शास्त्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो राज्य के सावयवी स्वरूप पर विस्तार रूप में प्रकाश डाला गया है। राज्य का सावयवी विश्लेषण राज्य चिंतन की दिशा में प्राचीन भारत की प्रगति का द्योतक है। भारत के राज्य शास्त्र के आचार्यों ने राज्य के स्वरूप से संबंध में सप्तांग राज्य की परिकल्पना की है। सप्तांग राज्य की अवधारणा में राज्य को सजीव शरीर माना गया है और इसके विभिन्न तत्वों की तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। महाभारत के शांति पर्व में सप्तांग राज्य का उल्लेख मिलता है। शुक्र नीति सार में सप्तांग राज्य की चर्चा करते हुए बताया गया है कि राजा शरीर रूपी राज्य का सिर अथवा मस्तिष्क होता है, अमात्य इसकी आंखें होती हैं, मित्र इसकी कान, कोश राज्य का मुख होता है, बल राज्य का मन होता है, दुर्ग राज्य की आंख, हाथ दुर्ग राज्य की हाथ तथा राष्ट्र या जनपद राज्य का पैर होते हैं। इसी तरह शुक्र नीति सार एक दूसरे के संदर्भ में राज्य की तुलना वृक्ष से भी करते हैं। मंत्री या अमात्य, धर्म सेनापति, शाखाएं सैनिक पत्ते प्रजा रूपी वृक्ष का बीज है। इस तरह हिंदू शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में राज्य के सावयवी स्वरूप या सप्तांग राज्य का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सावयवी स्वरूप या सप्तांग राज्य के अवधारणा के विषय और वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 तत्वों की चर्चा करते हैं। इन 7 तत्वों को
कौटिल्य राज्य का प्रकृत्य कहते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है कि सुवभ्य अभात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मृत मित्र वृत्त प्रकृत्य, अर्थात कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के 7 प्रकृतियों का राज्य के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। कौटिल्य विस्तार से राज्य के इन 7 प्रकृतियों के स्वरूप और महत्व का विश्लेषण करता है। कौटिल्य कहता है कि शरीर के स्वरूप रहने के लिए उसके अंगों का ठीक ठीक कार्य करना आवश्यक है। उसी तरह राज्य की प्रगति के लिए और उसके अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उनके उन 7 प्रकृतियों का सम्यक और समाचीन होना आवश्यक है। किंतु हिंदू राज्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों के अनुसार राज्य के इन 7 प्रकृति में दूसरे की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण अमात्य जनपद से अधिक महत्वपूर्ण जनपद दुर्ग से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आचार्य भारद्वाज इस विचार से सहमत नहीं है। सप्तांग राज्य के अंतर्गत राजा का महत्व है। अर्थशास्त्र में सप्तांग राज्य के प्रथम प्रकृति का स्वामी कहा गया है। सप्तांग राज्य का स्वामी राजा सर्वोपरि होता है। प्राचीन हिंदू राज्य शास्त्र में राजा की नियुक्ति, राजा के कर्तव्य, राजा की शक्ति, उसकी सीमा आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में राजा की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि राजा विहीना भवति देशा। महाभारत के शांति पर्व में राजा के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, राजा प्रजानाम प्रयम शरीरम प्रथम शरीरम, अर्थात राजा प्रजा का शरीर है। इससे ऐसा लगता है कि प्राचीन हिंदू राज्य शास्त्र के आचार्यों की मान्यता थी कि राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। महाभारत के शांति पर्व में राजा को सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के कारण बताया गया है। महाभारत में बताया गया है कि राजा कृत युग स्त्राता त्रेताया द्वापरस्थ कलयुगस्थ च चतुर्थस्थ राजा भवति कारणाम, अर्थात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा की दूरदृष्टा, सत्यवादी, उत्साही, धैर्यवान, कुलीन, बलशाली, इंद्रजय आदि महान चारित्रिक गुणों से मंडित होना चाहिए। उसके चारित्रिक गुणों से संपन्न राजा ही राज्य के दूसरे अंगों पर पर्याप्त नियंत्रण रख सकता है और राज्य का संचालन योग्यता पूर्वक कर सकता है। सप्तांग राज्य की दूसरी प्रकृति को अमात्य कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अमात्य का भी विशद विवेचन किया गया है। इतिहासकार आर.एस. शर्मा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित अमात्य की मंत्री का प्राय मानने से इनकार करते हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार सामान्य राज्य पदाधिकारियों को अमात्य कहा जाता होगा, लेकिन कामंतक नीति सार में अमात्य शब्द का प्रयोग मंत्री या सचिव के
अर्थ में किया गया है। जो भी हो, अमात्य का राज्य के 7 अंगों में विशिष्ट महत्व है। राजा की तरह ही अमात्य की योग्यताओं और चारित्रिक गुणों पर कौटिल्य ने बहुत बल दिया है। अमात्य की नियुक्ति के लिए कौटिल्य अपनी प्रणाली का अर्थशास्त्र में उल्लेख करता है। उपदा प्रणाली के द्वारा अमात्य की जांच परख करके राजा द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, इसके दूसरे अंग हो गए। पहला हो गया राजा, दूसरा हो गया अमात्य। अब इसके तीसरे अंग के बारे में हम देखते हैं। सप्तांग राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग प्रकृति जनपद होती है। जनपद का तात्पर्य समानता, भूप्रदेश या भूखंड कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पर्याप्त विचार विमर्श किया है। कौटिल्य कहते हैं कि जनपद का क्षेत्रफल इतना अवश्य होना चाहिए जिससे जनपद में निवास करने वाली जनता का भरण पोषण सुविधा पूर्वक हो सके। इतना ही नहीं, जनपद की जमीन इतनी उर्वर होनी चाहिए कि दूरी, भक्ष, आक्रमण या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से घिरे पड़ोसी राज्यों की जनता का भरण पोषण आवश्यकता पड़ने पर जनपद द्वारा किया जा सके। कौटिल्य के अनुसार जनपद में पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। जनपद के मध्य में नगर और इसके सीमांत पर दुर्ग होने चाहिए। कौटिल्य आगे बताते हैं कि जनपद के लोगों के चरित्र में उच्च मानवीय गुणों का समावेशन होना चाहिए। राज्य और राजा के प्रति भक्ति भी होनी चाहिए। अब सप्तांग सिद्धांत का चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है दुर्ग। दुर्ग सप्तांग राज्य की चौथी महत्वपूर्ण प्रकृति है। राज्य की सुरक्षा के लिए कौटिल्य के अनुसार दुर्ग का होना आवश्यक है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। जमीन पर स्थित होने वाले दुर्ग को कौटिल्य मही दुर्ग कहता है। पर्वत पर बनाए गए दुर्ग को कौटिल्यगिरी दुर्ग बताते हैं। जंगलों के दुर्ग को वन दुर्ग और द्वीपों में स्थित दुर्ग को जल दुर्ग बताया गया है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग शत्रु आक्रमण से राज्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके पश्चात हमारे जो 5वां जो अंग है वह है कोश। कोश सप्तांग सिद्धांत का 5वां महत्वपूर्ण प्रकृति माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार रिक्त राजकोष राज्य के विनाश का कारण होता है। राज्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए तथा राज्य के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए समृद्ध राजकोष आवश्यक है। कौटिल्य के अनुसार स्वर्ण, रजत या विभिन्न प्रकार के रत्नों, आभूषणों और सिक्कों से भरा कोष होना चाहिए ताकि आंतरिक एवं बाह्य आपदा के समय राजकोष रिक्त न हो। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि राजा को केवल धार्मिक उपायों का सहारा लेकर राजकोष को भरना चाहिए। अब इसके पश्चात जो अगली प्रकृति है वह है, जो छठा अंग माना जाता है वह है दंड। दंड या बल सप्तांग राज्य की छठी महत्वपूर्ण प्रकृति मानी गई है। कौटिल्य सप्तांग राज्य में दंड या बल सेना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। राज्य की रक्षा दंड बल की सुदृढ़ता पर आधारित होती है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के ऐसे व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जाना चाहिए जो आनुवांशिक रूप से
सैन्य कार्य में लगे रहे हों। कौटिल्य के अनुसार राज्य की ओर से इन्हें इतना वेतन मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार का सुविधापूर्वक भरण पोषण हो सके। हिंदू राज्य शास्त्र के आचार्य क्षत्रिय सैनिकों को सबसे उपयुक्त सैनिक मानते थे, लेकिन हिंदू राज्य शास्त्र के आचार्यों में कौटिल्य एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वैश्य और शूद्रों तक को सेना में भर्ती करने की स्वीकृति देते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना को नियंत्रित, अनुशासित और सेना के प्रति समर्पित होना चाहिए, राजा के प्रति समर्पित होना चाहिए। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में मोल बल, श्रेणी बल, आत्मिक बल, मूल बल इत्यादि बलों का उल्लेख किया गया है। और इसका जो अंतिम अंग होता है सप्तांग राज्य का, वह होता है मित्र। तो मित्र सप्तांग राज्य का सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रकृति मानी जाती है। मित्र से तात्पर्य पड़ोसी मित्र राज्य से होता है। मित्र के संबंध में कौटिल्य कहते हैं कि मित्र राज्य का ऐसा होना चाहिए जिसके साथ परंपरागत मैत्री चली आ रही हो। कौटिल्य के अनुसार मित्र राज्य ऐसा होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर सके और आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने के लिए तैयार रहे। प्राचीन हिंदू राज्य शास्त्र के अंतर्गत राज्य के स्वरूप और उसके उद्भव के संबंध में जिस सप्तांग राज्य की कल्पना की व्यवस्था की गई है वह अत्यंत वैज्ञानिक और समीचीन है। अनेक विद्वानों ने सप्तांग राज्य की प्राचीन भारतीय अवधारणा की तुलना आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रविदों द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा से करते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के परिभाषा के अनुसार राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इन चारों तत्वों में से किसी एक तत्व के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि राज्य के पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उल्लेखित 4 तत्व प्राचीन हिंदू सप्तांग के 3 तत्व स्वामी, जनपद, अमात्य में समाहित हो जाते हैं। सप्तांग राज्य का पहला तत्व स्वामी या राजा है जो संप्रभु या राज्य का संप्रभुता राजा में निवास करती है। इसलिए स्वामी को राज्य का आवश्यक तत्व संप्रभुता माना जाएगा। यद्यपि कुछ विद्वान सप्तांग राज्य के पहले तत्व स्वामी को संप्रभु मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि स्थायी स्वामी या राजा के ऊपर अनेक धर्मशास्त्रीय प्रतिबंध हैं। लेकिन सप्तांग राज्य के प्रथम तत्व राजा को इस आधार पर संप्रभु मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। सप्तांग राज्य का दूसरा तत्व अमात्य पश्चिमी विद्वानों द्वारा उल्लेखित सरकार तत्व सरकार है। अर्थशास्त्र में अमात्य को राज्य या राजा की आंख कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि अमात्य सरकार का प्राचीन भारत में प्रतिनिधित्व करता था। सप्तांग राज्य के तीसरे अंग जनपद में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उल्लेखित राज्य का तत्व भूभाग और जनसंख्या का समावेश हो जाता है। जनपद के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि जनपद की भूमि पर्याप्त उर्वर होनी चाहिए, जनपद भूमि समतल होनी चाहिए। इससे जनपद को भूभाग में के प्रतीक में कोई संदेह नहीं रह जाता। कौटिल्य ने जनपद
लोगों को परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ और सद्गुणों से युक्त बताया है। यह स्पष्ट रूप से पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उल्लेखित राज्य के दूसरे तत्व जनसंख्या की ओर संकेत करता है। भंडारकर इस विचार से सहमत हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से राज्य के स्वरूप और उत्पत्ति की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है उसका पूरी तरह से समावेश हिंदू राज्य में हो जाता है। कई भारतीय विद्वान तो हिंदू राज्य की अवधारणा को पाश्चात्य राज्य की अवधारणा से भी अधिक वैज्ञानिक और व्यापक मानते हैं। सप्तांग राज्य के आवश्यक तत्व की जितनी विशद व्याख्या है उतनी राज्य की पाश्चात्य राज्य में नहीं। डॉक्टर R.S. शर्मा सप्तांग राज्य को दूसरे राज्य की मान्यता का प्रतीक मानते हैं। आधुनिक काल में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नए नए अद्भुत राज्य को तब तक दूसरे अनेक राज्यों उसे राज्य की मान्यता नहीं दे देते, संभवतः सप्तांग राज्य का तत्व मित्र राज्य की इस मान्यता का प्रतीक है। राज्य के पाश्चात्य अर्थशास्त्र में व्याख्या में सेना, कर आदि तत्वों की चर्चा नहीं की गई है। सेना तथा कर, जिसे सप्तांग राज्य में कोश कहा गया है, के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी तरह प्राचीन हिंदू राज्य की सप्तांग व्याख्या पाश्चात्य राज्य की व्याख्या से अधिक व्यापक और समीचीन है। इस अर्थ में कौटिल्य ने प्लूटो और अरस्तु जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर R.S. शर्मा ने कई अर्थों में सप्तांग सिद्धांत की तुलना मार्क्सवादी राज्य की व्याख्या से किया है। ब्लेंसली और स्पेंसर जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी राज्य के स्वरूप की व्याख्या की है, लेकिन यह व्याख्या कौटिल्य के सप्तांग राज्य की व्याख्या से पूरी तरह से भिन्न है। इस प्रकार से हम पूरे विषय को देखने के पश्चात निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि सप्तांग राज्य का सिद्धांत जो कौटिल्य द्वारा प्रदर्शित किया गया वह पश्चिमी विचारकों के राज्य सिद्धांत से भी कहीं अधिक व्यापक, विस्तृत और समीचीन प्रतीत होता है और इसके द्वारा भारत में किस प्रकार से राजा को शासन करना चाहिए इसकी विशद व्याख्या की गई है। हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए हम फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।